हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। आपको पता है ना, हम इस चैनल पर क्या कर रहे हैं कि बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन कर लिए थे, अब उसी ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में हमने क्या किया था कि 10 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। जो 9 पार्ट हैं वो तो चैप्टर वाइज हैं, और बाकी जो उस चैप्टर में नहीं कंटेन हो, जो रैंडम इधर उधर के क्वेश्चन है, उसमें हमने मिसलेनियस में क्या कर दिया, क्लब करके आपको 10 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब उसमें जो सबसे पहला सेक्शन था क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमने लेक्चर को, जो लेक्चर फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 एंड 2। पार्ट 1 आपका यूट्यूब पे वीडियो पे अवेलेबल है, जाकर देखिए। उसमें हमने क्या किया, 1 to 13 क्वेश्चन जो नंबर है टोटल, इसमें क्या 26 क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितने क्वेश्चन है, 26। उसमें 1 से लेकर 13वें तक में हमने लेक्चर 1 के पार्ट 1 में कर दिया, और अब हम 13 से लेकर बाकी के जो 26 क्वेश्चन है, बाकी के जो 13 है 13 to 26, उनको करेंगे किसमें, लेक्चर 1 के पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 13 क्वेश्चन से। और आपसे आपको यही समझाना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, पीवाईक्यूज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस समय। जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनके लिए तो वो तो कर ही रहे हैं पीवाईक्यूज। जिन्होंने किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर रखी है उनके लिए इस समय टाइम ये नहीं है कि बैठ करके किताब पढ़िए, एनसीईआरटी लीजिए और दाएं बाएं खोजिए। नहीं, आप इस वीडियो, एक सिंगल वीडियो देखकर देखिए, आप कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा जहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू इतने सारे कंसेप्ट, पूरा चैप्टर ही पढ़ाया जा रहा है 5 से 10 मिनट में। ठीक है, और आप हमारे ऐप पर भी जाइए, वहाँ पर एक मिनिमल अमाउंट में, मात्र 749 रुपये में आपको गारंटीड है कि हम फिल्म आपको निकाल कर देंगे। ठीक, मेंस के लिए बाद में देखेंगे, अभी हमारे पास मेंस का सोचने के लिए टाइम नहीं, आंसर राइटिंग करने बैठ नहीं बैठना। 1 महीने से कम बचा हुआ है, हम फिल्म पे फोकस करेंगे। और मानिए ऐसे ही निकलता है लोगों का, ये नहीं कि कोई बहुत साल भर से, 5 साल से पंचवर्षीय योजना में लगा हुआ है, नहीं। 1 महीने में आप बैठे, थोड़ा सा होशियारी से पढ़ाई करी, किसी एक पर्टिकुलर टीचर को सिलेक्ट किया, किसी एक पर्टिकुलर बुक को सिलेक्ट किया, कुछ को भी आप सिलेक्ट करिए, एक पर फोकस करिए इस समय। अब वही आपकी नैया पार लगा, या तो आप एकदम इधर या तो उधर। ठीक है, भटकिए नहीं कहीं पर। ये चैनल भी देख लें, वो भी देख लें, नहीं कोई एक चैनल, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है हमें देखिए, नहीं अच्छा लग रहा है हटाइए। ठीक है, लेकिन एक पे फोकस करिए। ओके, तो बाकी तो आप समझदार हैं। तो शुरू करते हैं। एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसका पार्ट 2, 13 to 26 क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिविटी के टाइम पर कौन सा ऐसा जो पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैथोड रे नेगेटिव चार्ज होते हैं। कैथोड रे क्या होते हैं, जैसे आपको बताया ना, पॉजिटिव रेज की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। पर वो पॉजिटिव रेज थे क्या, प्रोटॉन ही थे। उसी तरीके से जो कैथोड रेज होती है वो रेज नहीं होती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की बीम होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो कैथोड रे भी क्या होंगी, नेगेटिवली चार्ज होंगी। अभी पीछे बताया कि बीटा रे होती है, वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं और रेडियो एक्टिविटी के टाइम में एमिट होती है। तो बीटा रे भी आंसर नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पूछ रहा। अल्फा रे, अभी पीछे देखा ना, अल्फा रे पे क्या होता है, +2 का चार्ज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा रे। याद रखना, बीटा रे नेगेटिव चार्ज कैथोड रे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रल चार्ज अल्फा रे पर, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या करा, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर्स इन, किस में डिफर करते हैं। आइसोटोप आपको पता है ना, जब भी आइसोटोप सोचिए तो 1H1 1H2 1H3 का सोचिए। अब ये आइसोटोप है तो इनका जेड क्या है, सेम है। अंतर क्या है इनके में, मास नंबर में अंतर है। तो आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर्स इन मास नंबर। मास नंबर अलग है ना, इसका प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है, पर दोनों के जेड क्या है, 1 1 1। यही तो डिफिनीशन ही है किसकी, आइसोटोप की। अगला क्या है, न्यूक्लियर फिजन इज कॉज बाय द इंपैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखेंगे कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। जैसे केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ रिएक्शन जो होती है फिजिकल रिएक्शन होती है। अब ये जो जितना लॉ पढ़ा है डॉल्टन का कि मास नंबर चेंज नहीं होता, ये सारा किसमें फेल हो जाता है, फिजिकल रिएक्शन में। पूरा पूरा मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, पूरा पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक, तो कह रहा है न्यूक्लियर फिजन इज, जब हम न्यूक्लियर फिजन पढ़ेंगे या न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे, 2 रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जितने भी टॉपिक हैं, ये जितने लोग हैं जिन्होंने इन सबकी स्टडी की, वो एक्चुअली में ये फिजिसिस्ट थे। सारा सारा ये फिजिक्स का ही है। तो जब हम प्योर फिजिक्स में जब हम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हम देखेंगे उसमें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को देख लेंगे। हालांकि ये सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे फिजिक्स के ही हैं, पर चूंकि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का मेन रोल होता है, इसलिए हम ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने की कोशिश करते हैं या समझते हैं। ठीक, हर क्लासेस में आपको 9th 10th में पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम का इंट्रोडक्शन पहली बार किसमें होता है, केमिस्ट्री में होता है, लेकिन एक्चुअली में ये है। न्यूक्लियर फिजन इज कॉज बाय द इंपैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके इंपैक्ट से न्यूक्लियर फिजन होता है, प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, न्यूट्रॉन के। अभी देखेंगे कि न्यूट्रॉन से होता है। जब न्यूक्लियर फिजन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यूरेनियम का एक एटम लिया और उस पर इलेक्ट्रॉन को हिट कराया तो वो अनस्टेबल हो जाता है। अभी आपको पीछे बताया कि जो हैवियर एटम होते हैं उनमें न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं। तो यूरेनियम क्या है, बहुत हैवी है और उस पर ऑलरेडी हैवी, ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो जरा सा भी एक इलेक्ट्रॉन हिट किया तो वो अनस्टेबल होकर ब्रेक कर जाएगा। और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, जब कोई चीज़ ब्रेक होती है तो मास कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। डॉल्टन का कहना था मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन जो फिजिकल रिएक्शन जो बहुत पावरफुल होती है उसमें मास भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मास डिस्ट्रॉय होकर क्या एमिट करता है, एनर्जी। और वो जो फेमस इक्वेशन है, E = mc², इसके हिसाब से गवर्न होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम टाइप ऑफ एटम, किसमें सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। जब हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसमें देखेंगे कि क्या मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो अभी बस देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ ना कंपाउंड क्या आते हैं तभी पढ़ेंगे। मिनरल कंपाउंड, मिनरल मिक्सचर, नेचुरल एलिमेंट। तो नेचुरल एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। हाइड्रोजन का 100 एटम लीजिए, सब एक जैसे हैं। हाइड्रोजन के जितने भी यूनिवर्स में सारे एटम लीजिए, वो सब में सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। ऑक्सीजन में सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। यही तो डॉल्टन ने बताया, सिमिलरिटी होती है और आइडेंटिकल होते हैं सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के एटम, और अलग अलग टाइप के एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं।
तो क्या हो जाएगा, नेचुरल एलिमेंट। 18वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज नेगेटिव चार्ज। फिर उधर पूछा था पॉजिटिव चार्ज, इस बार पूछ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव पूछा तो हमने क्या आंसर लगाया था, अल्फा। इस बार पूछ रहा है एक्स रेज, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज। पीछे ही बताया कि बीटा पार्टिकल्स क्या होती हैं, नेगेटिवली चार्ज होती हैं। एक्स रेज तो पार्टिकल ही नहीं होते, रेज होते हैं, तो पार्टिकल कहाँ से हो जाएंगे। एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उन पे कोई चार्ज नहीं होता, वेव्स पर कोई चार्ज नहीं होता। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। गामा रेज, फिर गामा रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये भी फिजिक्स में पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी में बता दे रहा हूँ, हालांकि फिजिक्स में है लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। और वो क्या होता है कि वो ये एमिशन करके अनस्टेबल, एमिशन से पहले अनस्टेबल होते हैं और एमिशन के बाद क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। स्पॉन्टेनियस होता है अपने आप, ना ये स्लो किया जा सकता है ना फास्ट किया जा सकता है। रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस को स्लो फास्ट नहीं किया जा सकता, ये जब होना होगा तभी होगा। ये प्योर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है नेचर में, और प्योरली मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल प्रोसेस है नेचर में। इससे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्योंकि मैडम क्यूरी थी इसमें, तो इसलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो रेडियो एक्टिविटी जैसे कॉन्सेप्ट की खोज की थी, बाई गलती से खोज हो गई थी, वो कौन से थे, हेनरी बैकुरल। इसीलिए इनको कभी कभी रेडियो एक्टिविटी रेस को बैकुरल रेस भी कहते हैं, और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट को बैकुरल भी कहते हैं। मैडम क्यूरी उनका प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी किया था, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मैडम क्यूरी को ही नोबेल प्राइज मिला। और मैडम क्यूरी ने ही रेडियो एक्टिविटी का जो टर्म्स है वो इंट्रोड्यूस किया था। और मैडम क्यूरी के अलावा इनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, इनका भी रोल था, तो इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। मैडम क्यूरी को भी, पियरे क्यूरी को भी नोबेल प्राइज मिला था, और इन दोनों की जो डॉटर थी उनको भी नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, मैडम क्यूरी इकलौती ऐसी वुमेन है जिनको दो अलग अलग फील्ड में, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला। वुमेन मैन को एक और मैन है जॉन बार्डीन, जिन्होंने ट्रांजिस्टर की भी खोज की थी, फिजिक्स के लिए मिला था उसके लिए, और एक और केमिस्ट्री में भी खोज की थी, उसके लिए भी मिला था। लेकिन वुमेन कौन है, वो मैडम क्यूरी है, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी। जॉन बार्डीन नाम याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर की खोज की थी, लेट 1980s में उनको नोबेल प्राइज मिला था। और समझ रहे हैं ट्रांजिस्टर कितना ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ है, सब कुछ जो आप देख रहे हैं सब किस पर बेस्ड है, ट्रांजिस्टर पर। ये रेडिएशन टाइप जो आपको बकवास बताया उसका सब समरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटालिक एटम। कैसे पता करेंगे मेटालिक एटम में, जो मेटालिक एटम में लास्ट ऑर्बिट होती है 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बेसिक फैक्ट आपको याद रखना, अब ये सीखने नहीं जाना, ये रैंडम क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, वरना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे तो महीना लग जाएगा। ठीक, तो बस ये याद रखना कि अगर मेटालिक है तो 1 से लेकर 3, 1 to 3 क्या होंगे, एटम होंगे लास्ट ऑर्बिट में। तो इसमें कितने हैं लास्ट में, 8 हैं, तो ये नहीं हो सकता। इसमें कितने हैं, 7 हैं, नहीं हो सकता। इसमें कितने हैं, 8 हैं, लास्ट ऑर्बिट देखना। इसमें कितना है, 2, तो 1 से 3 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, मेटालिक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक, तो 2 8 8 2, और 2 8 8 2 है क्या एक्चुअली में, सबको जोड़ लेते हैं, 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20, तो कैल्शियम है, कैल्शियम मेटल होता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन कैल्शियम को हाथ में लेंगे तो लगेगा कि चौक जैसा कोई चीज़ है, पर होता मेटल है। अभी जो आपको बताया ना, कई सारे सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, उसमें एक सेक्शन ये है मेटल्स और नॉन मेटल्स, तब हम देखेंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कौन बता रहा है, तो नाइट्रोजन का मास एटॉमिक नंबर आपको याद रखना क्या है, 7। तो पहले ऑर्बिट में कितना हो सकता है, बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग में 2, और अगले ऑर्बिट में कितना हो सकता है, 8, लेकिन टोटल होगा कितने, 10, तो 10 तो है ही नहीं, कितना है, 7, तो क्या हो सकता है, 2 और 5। समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 पहले ऑर्बिट में, के शेल में, यानी कि n=1 में कितना हो सकता है, 2। अगले में जिसको एल से लिखते हैं, उस n= वो कितना हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 8, तो दोनों मिला दे तो कितना हो जाएगा, 10। लेकिन हमको कहाँ तक ले जाना है, सिर्फ और सिर्फ 7 तक, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 5। तो जो 2 और 5 है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्फिगरेशन हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सपोज करते हैं ऑक्सीजन। अब आपको मास एटॉमिक नंबर याद रखना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अल्फाबेट आप किसी ऑर्डर में बोलिए, ए बी, ए के पहले सी बोल दिए, बी, ओवरऑल इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वो एटम पर्टिकुलर ऑर्डर में बिल्कुल बदलना नहीं जा सकता उसको। ठीक, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, 8। अब पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। एक्चुअली ये 8 जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहा है, लेकिन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ही होगा किसी न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन होता है। तो अगर हमको प्रोटॉन का नंबर पता चल गया तो हम इलेक्ट्रॉन का नंबर पता कर लेंगे, और बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम उसको कॉन्फिगरेशन भी पता कर लेंगे। तो बोर की थ्योरी कह रही है कि पहले में 2 हो सकते हैं, तो बच गए कितने, 6, 2 और 6। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2 और 6। सपोज करते हैं हम, मान लिया सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, यानी कि 11 प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11, तो उसका कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2। और अब कितने बच गए, 9, तो 9 तो सेकंड ऑर्बिट में रह नहीं सकते, बोर ने बताया कि मैक्सिमम कितने रह सकते हैं सेकंड ऑर्बिट में, 8, तो 2 और 8 कितने हो गए, 10, बचा कितना, 1, 2 8 1 किसका हो जाएगा, सोडियम का। ऐसे ही किसी का भी, जिसका भी आपको मास नंबर पता है, किसी का भी नहीं, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जितना आपको पूछेगा वो आप इसी से बता सकते हैं। एक क्रोमियम थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, वो देखना, सबसे बेसिक एक्सेप्शन होता है, उसके बाद सारे एक्सेप्शन होते हैं, एक भी नहीं होल्ड करता। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द एटम विच कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मास नंबर कितना होगा, तो मास नंबर आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन 1000 हो 10,000 हो, इलेक्ट्रॉन इतने हल्के होते हैं। तो अगर मास नंबर किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और किस पर, न्यूट्रॉन पर। तो अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक, आंसर ऑप्शन बी। आइसोटोप्स आर द न्यूक्लियाई ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इन विच। अब आइसोटोप्स के बारे में पूछ रहा है, आइसोटोप्स आपको फिर बताया कि आइसोटोप्स का जेड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन ए क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, जेड सेम होता है और ए क्या होता है, अलग होता है। याद रखिए 1H1, 1H2, 1H3, देख रहे हैं, जेड क्या है 1 1 1, लेकिन ए क्या है 1 2 3।
ये करिएगा, ट्राई करिएगा। वैसे बी दिया है पर एक्सप्लेन, खुद को एक्सप्लेन करिएगा। कोलाइड्स है पार्टिकल साइज रेंज बिटवीन, अब कोलाइड्स के बारे में पूछा है, ये अगला एक और चैप्टर है, अब बीच बीच में इन्होंने डाल दिया हुआ है। पर जब हम क्या बताया, कोलाइड क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो अगले टॉपिक में जब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, अगले जो हमारा सेक्शन है केमिस्ट्री का, उसमें मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ही एक पार्ट होता है, क्या होता है, कोलाइड्स। कोलाइड जैसे मिल्क एक कोलाइड है, उसी में कोलाइड में हम पढ़ेंगे कि एरोसॉल, इमल्शन, इसके बारे में। अभी बस बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। A colloid is a heterogeneous mixture, दिखा लिखा है ना, a colloid is a heterogeneous mixture in which the particle size lies between those of true solution and suspension। उसी चैप्टर में, उसी सेक्शन में हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। ठीक, ट्रू सॉल्यूशन की साइज 1 नैनोमीटर होती है, कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आई। 1 नैनोमीटर की चीजें हम आंखों से नहीं देख सकते, हमको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा। जैसे पानी में आप शुगर बोलते हो तो फिर जब घुल जाता है शुगर तो दिखना बंद हो जाता है ना, दिखता तो है नहीं नेकेड आई से, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। उसी तरीके से जैसे सॉल्यूशन मिक्सचर का एक टाइप है, उसी तरीके से मिक्सचर का एक और टाइप होता है कोलाइड। ठीक, तो उस कोलाइड में क्या होता है, थोड़े पार्टिकल बड़े होते हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होते हैं। तो वही पूछ रहा है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक ये ऑप्शन है। ठीक, ये देखिएगा शायद ऑप्शन गलत लिखा होगा, नैनोमीटर में नहीं दिया होगा, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, याद रख लीजिए आप। ये होते हैं 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। पर फिर भी ये भी नहीं, ये जो है ऑप्शन गलत तो नहीं, ठीक है। 1 नैनो, ये बस इतना याद रखिए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक, उसी तरीके से सस्पेंशन क्या होता है वो देखेंगे। जैसे सस्पेंशन ये होता है कि मान लिया बालू, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें बालू मिला दिया, तो वो क्या हो जाएगा कि थोड़ी दूर तो सस्पेंड रहेगा, लेकिन जैसे आप छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। लिखा ना, पार्टिकल सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, छोड़ दिया आपने तो ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल सेटल डाउन कर जाएंगे। पर कोलाइड में ऐसा नहीं होता, कोलाइड में अगर आपने मिक्स किया है तो वो पूरे उसमें फैले रहेंगे। द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स, जो एटॉमिक सिंबल देते हैं ना, हाइड्रोजन 1H1, ऑक्सीजन O816, ये किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल लेटर बाय जॉन जैकब बर्जीलियस। ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, लिथियम। लिथियम की रेडियस क्या है, पूछ रहा है ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन। अब ये कैसे कैसे होता है, ये भी टफ क्वेश्चन है कि रेडियस का साइज बताना। जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जब हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसमें कैसे आइटम अरेंज होते हैं, कैसे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या होता है। तो बस फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पे इसको बस सिर्फ यहाँ पे पढ़ लेते हैं, पूरा नहीं समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एटॉमिक, अब उसी तरीके से आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पूछ सकता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसका एफिनिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, वो सब पूछ सकता है। तो वो जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें देखेंगे। क्या कह रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ये जो वर्टिकल, अब जो हॉरिजॉन्टल वो रोज होती हैं, उनको पीरियड बोलते हैं। तो उस पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट, तो बाई थ्योरी से आपको समझ लेना है कि रेडियस डिक्रीज करती है, रेडियस डिक्रीज करेगी इन अ पीरियोडिक टेबल बिकॉज द, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये महीना भर पढ़ा जाता है 12th क्लास में, लेकिन हमको तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एटम की साइज घट जाएगी। ठीक, समझ रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक, अब अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियस जितना ज़्यादा ये अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस की साइज क्या होती चली जाएगी, ऑर्बिट छोटा होता चलेगा, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ओवरऑल आइटम का रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब देखेंगे लिथियम बेरिलियम बोरॉन, अब लिथियम यहाँ पर होता है, बेरिलियम उसके बाद होता है, उसके दाएं साइड में, और बोरॉन उसके दाएं साइड में होता है। तो जैसे दाएं, अब आपको पता ना, बाएं से जब दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या हो जा रहा है, रेडियस छोटी हो जा रही है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पर है, बोरॉन पर, उससे ज़्यादा, उससे कम कहाँ पर है, बेरिलियम पर, और उससे कम क्या है, लिथियम पे। तो लिथियम पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इसीलिए उसका रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, अब बताइए, पूछ रहा है कि सीधा सीधा बोर के मैथ को पूछ रहा है, तो वो किस बात पर डिपेंड करता है, तो बस याद कर लेना किस बात पर डिपेंड करता है, वो एन स्क्वायर पर डिपेंड करता है। यानी कि ये जो ऑप्शन है सी, रेडियस को आर से लिखेंगे और वो प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। एन अभी आपको बताया ना, के इक्वल्स टू के एल एम एन होता है ना, तो के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 1, एल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 2, एम के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 3, ऐसे ही एन की, कैपिटल एन के लिए स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होती है 4। तो ये कह रहा है कि वो आइटम का रेडियस उतना बड़ा होगा जितना जितना बड़ा क्या होगा, एन की वैल्यू होगी। तो आर, अगर एन की वैल्यू 2 है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग किसके 4 के बराबर हो जाएगी। अगर एन की वैल्यू 2, अगर 3 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है ना। 4 है तो कितनी हो जाएगी 16, तो किसके प्रोपोर्शन में होती है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। कुछ और प्रोपोर्शनलिटी देख लेते हैं, सिर्फ याद कर लेते हैं बोर मॉडल की प्रोपोर्शनलिटीज। जैसे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth मतलब कोई रैंडम ऑर्बिट, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एन स्क्वायर के। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी से लिखते हैं, किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतना स्लो चक्कर लगाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, एन के, एन जितना बड़ा तो वी उतना छोटा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन से। एंगुलर मोमेंटम वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एन जितना बड़ा एंगुलर मोमेंटम उतना बड़ा। ठीक, तो ये हो गया मेरे ख्याल ये 26वां क्वेश्चन था। ठीक है, ये 26 नंबर का क्वेश्चन था ना। ठीक है, इस सेक्शन में केवल 26 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर हम इसको खत्म करते हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 10 टॉपिक में हम केमिस्ट्री को खत्म करेंगे और इन्हीं 10 में से, इन्हीं 10 टॉपिक में जो क्वेश्चन है उसी में से सब कुछ आना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।